Hello friends, I welcome you all in my Science Academy YouTube चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं वन शॉट में पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस टॉपिक फॉर आइदर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन या फॉर नीट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आज के हम लोग इस सेशन में हम लोग वन शॉट में आज के एक सिंगल सेशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट रिवाइज करेंगे। इसका रिवीजन सेशन चलेगा, ठीक है। तो मिनिमम टाइम में हम लोग सारे टॉपिक को इस फोटोसिंथेसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम अब आने वाला है, और बोर्ड एग्ज़ाम, क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम या इसमें 11th के रिविजन्स भी इससे होंगे आपको। तो ये 11th क्लास का चैप्टर है बॉटनी से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज सिंथेसाइजिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर किसका सिंथेसिस होगा? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो लाइट का सोर्स, यूनिवर्सल सोर्स क्या है? सनलाइट। और इसमें किसका सिंथेसिस होगा? ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन कार्बन या कार्बन के अदर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारे प्लांट्स चाहे वो एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म हो, इंक्लूडिंग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वाटर होगा, और जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं है कि प्लांट के अलावा बैक्टीरिया में नहीं होता, वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर नहीं होता वहाँ पर, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। तो इस टॉपिक में हम लोग जब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा जो वाटर से आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ये सिर्फ प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं। तो जैसे CO2 ये लेगा एटमॉस्फेयर से, वाटर के साथ में यहाँ कंबाइन कराएगा और फॉर्म करेगा C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज, और रिलीज़ करेगा O2, ये रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो है इधर 6 लगाएंगे, इधर 6 लगाएंगे और इस तरफ 6 लगाएंगे, ये बैलेंस है। यहाँ पर ऊपर में हम लोग लिखेंगे इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, जो कि होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, और इसके लिए ग्रीन कलर का क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब ये सारे कंपोनेंट को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो CO2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस तरफ सबस्ट्रेट की तरफ देखें तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और इस तरफ में इसको ग्लूकोज को देखें तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इसका मतलब है कि प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दैट्स वाई दिस प्लांट कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब सारे लोगों के लिए जो खाना बनाए उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। हम लोग नहीं बना सकते, हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड है या तो एनिमल के ऊपर डिपेंड है, और अल्टीमेटली एनिमल भी प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है। तो सिर्फ प्लांट या ब्लू ग्रीन एल्गी ही सभी के लिए खाना बना सकते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन देख रहे हैं आप CO2 H2O C6H12O6, यहाँ पर CO2 का रिडक्शन हो रहा है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि कार्बन यहाँ से CO2 से आ रहा है, तो CO2 के पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यानी रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है या तो रिमूवल हो जाए ऑक्सीजन का, या तो एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का। इसी तरीके से वाटर का, यहाँ पर वाटर से O2 आएगा, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो वाटर यहाँ पर ब्रेक डाउन करके ये
O2 बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडोरिडक्टेज है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। ठीक है, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, समझ में आया। उसके बाद में दूसरी चीज़ है जो यहाँ समझनी है कि दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर किसी चीज़ की सिंथेसिस हो। तो एनाबॉलिक पार्ट है मेटाबॉलिक पाथवे का, जहाँ पर सिर्फ सिंथेसिस होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ये ग्लूकोज की सिंथेसिस, इसलिए इसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। और अगर एनाबॉलिक रिएक्शन होता है तो वो ग्लूकोज किस प्रोसेस से बनेगा, रिडक्शन। ऑल्दो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसलिए एनाबॉलिक रिएक्शन ऑलवेज रिडक्शन होता है। जब रिएक्शन रिडक्शन होगा, एनाबॉलिक होगा, तो इसका मतलब है ये एनर्जी रिक्वायरिंग होगा। सिंथेसिस प्रोसेस ऑलवेज एनर्जी रिक्वायरिंग है। कैटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी गिविंग होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है, उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके अपोजिट सिंथेसिस प्रोसेस या एनाबॉलिक रिएक्शन रिडक्शन या एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस नहीं होता, एनर्जी रिलीजिंग नहीं होता, एनर्जी रिक्वायरिंग होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग आगे कि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन को समझना है जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसको समझना है। इन्होंने क्या किया कि अगर एक लीफ है प्लांट का, इस लीफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक तरफ में इन्होंने KOH का सॉल्यूशन लगाया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी तरफ सेम इसी तरह से छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो नॉर्मल क्लोरोफिल होंगे। तो अब यहाँ पर देखा इन्होंने कि जिस तरफ KOH लगाया वहाँ पर ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ग्लूकोज का सिंथेसिस जिस तरफ KOH नहीं लगाया था वहाँ हो रहा है, इसका मतलब है KOH जहाँ लगेगा वहाँ ग्लूकोज नहीं बन रहा है। तब इन्होंने कंक्लूड किया क्योंकि KOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंड करता है CO2 के साथ और वो K2CO3 बनाता है, पोटाशियम कार्बोनेट, जो प्रेसिपिटेट करता है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस KOH के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बना रहा है, जिसकी वजह से फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इस लीफ के पार्ट को नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इससे ये कंक्लूड होता है कि ग्लूकोज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर फोटोसिंथेसिस या कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने पहला समझा। इस रिएक्शन में सबसे पहला CO2 का बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड साइंटिस्ट थे, बस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन समझना है एक लाइन में, थोड़ा सा उनके एक्सपेरिमेंट को समझना है। अब आ रहे हैं सेकेंड वन साइंटिस्ट का नाम जो था वो था जोसेफ प्रिस्टले। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कैसे किया, अब उसको समझते हैं। इन्होंने 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। 2.1 इन्होंने क्या किया, एक मिंट के प्लांट को लिया, एक पॉट में, यहाँ सपोज पॉट है ये, और इसमें इन्होंने मिंट का प्लांट लिया। ये पूछता है कि किसका प्लांट लिया, मिंट का, याद रखना है। और अब जब इसके ऊपर इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, यस, इसको एक इन्वर्टेड जार, ये जार से कवर कर दिया, ये जार से, ये क्या जार है, ग्लास का, तो सनलाइट जा सकता है। ठीक है, अब जब इसके अंदर सनलाइट, उसके बाद कुछ टाइम के बाद में देखा, आफ्टर सर्टेन टाइम कि इनकी डेथ हो गई, इस प्लांट की डेथ हो गई। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, 2.2, कि एक माइस को लिया, माइस
को इस तरीके से दिखा रहा हूँ। अगर माइस का हेड, ये हेड है, सपोज ये हेड है, तो ये लाइव है, ये लाइव है। और अगर ये इस तरीके से नीचे की तरफ हेड हो जाएगा, हेड डाउन, ये हेड डाउन हो गया, तो इसका मतलब है कि इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप जिस तरीके से भी करना चाहते हो। तो जब यहाँ पर इस माइस को लिया, इसको भी इन्वर्टेड जार में रखा और कुछ टाइम के बाद में इंक्यूबेट करने के बाद में देखा, इंक्यूबेशन के बाद में, कि इसकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट, कि इन्होंने एक कैंडल को लिया, ये कैंडल है, जलता हुआ कैंडल, ठीक है, बर्निंग कैंडल, और जब इसको भी कवर किया इन्होंने इन्वर्टेड जार से और इसको इंक्यूबेट करने के बाद में देखा कि ये भी बुझ गया, दिस कैंडल एक्सटिंग्विश, ये बुझ गया। ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझ गया। ठीक है, या ऑफ लिख सकते, कैंडल ऑफ, ये भी लिख सकते हैं। तो ये बुझ चुका है। तो तीनों में कवर करने के बाद में ये इनकी डेथ हो रही है, या तो वो कैंडल बुझ जा रहा है। अब उन्होंने चौथा एक्सपेरिमेंट जो किया, वो क्या किया कि मिंट के प्लांट के साथ में माइस को रखा। मिंट का जो प्लांट था पॉट के अंदर, उसके साथ में यहाँ पर इन्होंने माइस को रख दिया, माइस को, और इसको इन्वर्टेड जार से ही कवर कर दिया और फिर से इनक्यूबेट किया। इनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि दोनों की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअली तो डेथ हो रही है, लेकिन सरप्राइज हो गए कि ये देखकर कि यहाँ पर दोनों सरवाइव कर गया। यहाँ पर इन्होंने देखा कि प्लांट भी सरवाइव कर गया और माइस भी सरवाइव कर गए। तो ये एकदम सरप्राइज करने वाला रिजल्ट था कि ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर दोनों को साथ में रखने के बाद में, जबकि इन्वर्टेड जार से कवर किया है, बोथ सरवाइव। इसी तरीके से यहाँ पर 2.5 एक्सपेरिमेंट में मिंट प्लांट के साथ में इस बार इन्होंने क्या किया कि कैंडल को रखा। इस बार ये कैंडल को रखें, मिंट प्लांट के साथ में कैंडल को रखा। तो अब जब इन्होंने इंक्यूबेशन किया, तो इंक्यूबेशन के बाद में देखा कि दोनों प्लांट एज वेल एज कैंडल लाइव है। कैंडल जल रहा है, कंटिन्यूस बर्निंग हो रहा है, ये एक्सटिंग्विश नहीं हुआ और प्लांट भी सरवाइव कर गए। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ पर जो माइस या कैंडल का रिक्वायरमेंट है, इसका जो भी रिक्वायरमेंट है, वो इस प्लांट से फुलफिल हो रहा है, और प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है वो ये माइस या कैंडल से फुलफिल हो रहा है। लेटर ऑन में CO2 का तो कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी बता दिया है मोल ने, कि CO2 किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब KOH का एप्लीकेशन करने के बाद में देखा कि रिमेनिंग यहाँ पर दूसरा जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट था वो था ऑक्सीजन। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऑक्सीजन एक्चुअली कहाँ से प्रोड्यूस, देखा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट से, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट, जिसको इन्होंने गुड एयर बोला, क्योंकि एनिमल यहाँ सर्वाइव कर रहा है और ह्यूमन भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको गुड एयर बोला। और एनिमल जो रिलीज कर रहा था इसको CO2 बोलते हैं, जो पहले KOH मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको इन्होंने फॉल एयर और बैड एयर बोला। किससे? क्योंकि इससे एनिमल की डेथ होती है। तब ये कंट्रीब्यूशन, ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये वाला भी एक्सपेरिमेंट, ये जो O2 का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ, ये हम लोग को पता चल गया जोसेफ प्रिस्टले से। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। अब आ रहे हैं थर्ड साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, जिनका नाम है जैन इंजनहाउस। जैन इंजनहाउस का SZ होगा। ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने ये बताया कि ग्लूकोज सिंथेसिस का मेथड बताया, या डिटेक्शन का।
एक्चुअली ग्लूकोज सिंथेसिस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में या उस प्रोसेस में, और उसमें ग्लूकोज डिटेक्शन कैसे होता है ये बताया इन्होंने। और इन्होंने देखा कि ग्लूकोज इज डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का डिटेक्शन होता है। जब इस प्लांट को डार्क में रख देते हैं तो ग्लूकोज नहीं बनता, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कि अगर इन्होंने प्लांट लिया, एक प्लांट को लिया और जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तब यहाँ पर ग्लूकोज बना, और जब इसको डार्क में रख दिया, डार्क में, तो ग्लूकोज नहीं बना। तो इन्होंने ये बता दिया कि ग्लूकोज कैस वन ऑफ द प्रोडक्ट है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का, यहाँ ग्लूकोज प्रोडक्ट है, इसके बारे में बता दिया, और सनलाइट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। ये दो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सनलाइट हो गया, और यहाँ पर CO2 हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब आ रहे हैं फोर्थ साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैं वॉन्सेच। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज का जो सिंथेसिस मेथड ऑलरेडी इंजनहाउस ने बताया था, ग्लूकोज इज डिटेक्टेड इन ओनली ग्रीन लीफ या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसका मतलब है ग्रीन कलर है तो वहाँ पर किसकी वजह से है, क्लोरोफिल्स की वजह से। तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड ओनली बाय क्लोरोफिल, या ग्लूकोज सिंथेसिस is important when chlorophyll is present, या glucose synthesis is done by chlorophyll pigment। लेटर ऑन में ये पिगमेंट मालूम चला। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें नीचे की तरफ क्लोरोफिल लगाते हैं। ये किसके थ्रू बताया हुआ था, ये जूलियस वॉन्सेच ने बताया ये। ठीक है, ये साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आ रहे हैं फिफ्थ नंबर है जो उनका नाम है एंजलमैन। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। एंजलमैन ने ये तो समझ में आ गया कि जो इंजनहाउस है उन्होंने बताया कि ग्लूकोज के लिए लाइट चाहिए सिंथेसिस के लिए, सनलाइट का प्रेजेंस, लेकिन सनलाइट तो डिफरेंट वेवलेंथ से बना हुआ है। सनलाइट इज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो अब क्या सारे वेवलेंथ पे होता है या स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ही, लैम्डा वैल्यू पर ही फोटोसिंथेसिस होता है? ये पता करने के लिए एंजलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने सनलाइट या सोर्स ऑफ लाइट लिया और सोर्स ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास कर दिया, प्रिज्म से पास किया। और प्रिज्म से पास करेंगे तो ये जो लाइट है वो स्प्लिट करेगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट मालूम है 7 डिफरेंट कलर में। तो यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो होगा, देन ऑरेंज, देन रेड। ये 7 कलर में स्प्लिटिंग हो गया। आगे जैसे जैसे जा रहे हैं लैम्डा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और इसी की वजह से एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी डिक्रीज क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन। ओके, अब इन्होंने क्या किया, एक बकेट लिया और इस बकेट में वाटर भर दिया और यहाँ पर ग्रीन एल्गी को रखा विच इज क्लैडोफोरा। इम्पॉर्टेंट, पहले तो सब डार्क में या जब सनलाइट नहीं पड़ा था तो यूनिफॉर्म थे, ठीक है, इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन जैसे ही सनलाइट, ये क्या है, क्लैडोफोरा, जो कि ग्रीन एल्गी है। अब जैसे ही यहाँ पर सनलाइट पड़ा तो देखा इन्होंने कि सारे क्लैडोफोरा ब्लू रीजन पर एक्यूमुलेट कर गया और उसके बाद में रेड रीजन पर, सारे ब्लू रीजन और रेड रीजन पे हो गए, बाकी सारे क्लैडोफोरा यहाँ से गायब हो गए, ये आ गए ब्लू रीजन पर। तो इनको समझ में आ गया कि यानी फोटोसिंथेसिस सिर्फ इसी 2 रीजन पे हो रहा है, इसी 2 रीजन पर हो रहा है लाइट के।
जिसकी वजह से सारे जो एल्गी हैं ब्लू रीजन पर या तो रेड रीजन पर आ गए, एक्यूमुलेट हो गए। तो इनका क्या कंक्लूजन था कि लेमडा वैल्यू सारे जो लाइट से निकलता है सबका यूज़ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर ब्लू रीजन और रेड रीजन को यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में। इसको हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इस तरह के स्टडी को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंजलमैन के बाद में अब आ रहे हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड 6 नंबर पे, 6 नंबर होगा मेरे ख्याल से, 5th, हाँ 6 नंबर। ये थे वैन नेल के बारे में ये समझना है कि इन्होंने सजेशन किया, ही सजेस्टेड, इन्होंने कभी प्रूफ नहीं किया, ही सजेस्टेड दैट might be oxygen released in photosynthesis by blue-green algae or plant is coming from water से ही आ रहा है। इन्होंने ऐसा क्यों सजेशन दिया? वो इसलिए क्योंकि ये काम कर रहे थे, वॉलनैंड काम कर रहे थे फोटो ऑटोलिथोट्रॉप, ये काम कर रहे थे फोटो ऑटोलिथोट्रॉप्स बैक्टीरिया पर। वो बैक्टीरिया जहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, लाइक H2S या सोडियम या हाइड्रोजन थियोसल्फेट। तो इन्होंने किस पर काम किया? उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस तो कर रहे थे, CO2 यूज़ कर रहे थे, लेकिन H2S यहाँ था H2O के बजाय। तो जब इन्होंने देखा कि ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, और ये बन रहा है C6H12O6 और उसके साथ में बन रहा है S और H2O, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि S जो आ रहा है ये तो यहीं से आ रहा होगा, क्योंकि S तो इसी के पास है और तो कहीं है नहीं, तो इसका मतलब H2O है, तो यहाँ पर S बनेगा, H2O है तो S बनेगा। और अगर यहाँ पर H2O होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ में O2 बनना चाहिए था। तो यानी फोटोसिंथेसिस में जो O2 आ रहा है वो बेसिकली H2O से आ रहा है, ना कि CO2 से, यहाँ से नहीं आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। इन्होंने सजेस्ट किया, ऑल्दो इनके पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, क्योंकि ये काम फोटोसिंथेसिस किसके ऊपर का स्टडी कर रहे थे? फोटोलिथोट्रॉप्स पे, ये BGA और प्लांट पर नहीं कर रहे थे, इन्होंने जस्ट सजेस्ट किया। तो इस सजेशन को मानते हुए एक नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रूबेन, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूबेन, ठीक है। इन्होंने रूबेन एंड कैमेन, दो साइंटिस्ट, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सोचा। तो यहाँ पर CO2 लिया, H2O लिया और C6H12O6 प्लस O2 बैलेंस कर लेंगे 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया तो ऑक्सीजन यहाँ कहाँ से आ रहा है, इसके दो पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं, या तो H2O से आ रहा हो क्योंकि H2O के पास भी O है, या तो CO2 के साथ आ रहा हो, या दोनों का मिक्स होकर आ रहा हो। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ तो प्रॉब्लम ज़्यादा डिफ़िकल्टी, ये कैसे इसको सॉल्यूशन, इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, क्या वाटर से आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों जगह है। ऊपर में ये प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पर नेल के साथ में ऑक्सीजन सिर्फ एक जगह है और सल्फर भी एक ही जगह है। तो ये जो सल्फर आ रहा है, ये इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड से ही आ रहा है, ये तो श्योर है, और कहीं तो सल्फर है नहीं। लेकिन यहाँ पर सल्फर तो ऑक्सीजन दो जगह है, और वाटर के साथ भी, तो CO2 के साथ, तो कहाँ से आ रहा है? इसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, H2O को रेडियो लेबल कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। H2O में जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इज रेडियो लेबल्ड। रेडियो लेबल्ड O जो है नॉर्मली 16 होता है, अगर उसको O18 करते हैं तो ये रेडियो लेबल्ड हो जाएगा। यानी रेडियो लेबल होने के बाद में अल्फ़ा, बीटा या गामा रेडिएशन रिलीज़ करेंगे, जो कि आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं डार्क रूम। तो इन्होंने देखा कि जो H2O को रेडियो लेबल किया था
वो सारा जब फोटोलाइसिस या ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो रहा है तो ऑक्सीजन जो आ रहा है वो सब रेडियो लेबल्ड है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है वो H2O के ब्रेकडाउन से ही आ रहा है, ना कि CO2 के ब्रेकडाउन से, क्योंकि आप जो रेडियो लेबल नॉर्मल O16 और O18 के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ सारे O2 O18 वाला आ रहा था, ना कि O16 का। इसका मतलब है O2 derived from water, breakdown of water। तो जो वेनेल ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, ये 7th नंबर। इसी के साथ में यहाँ पर साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो गया। बस इतना ही समझना है। अब हम लोग आ रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ये यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी होगा, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, उसके बाद में ज़ैंथोफिल्स एंड कैरेटीन। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी पिगमेंट होता है। क्यों होता है उसको हम लोग देखेंगे। प्राइमरी पिगमेंट का मतलब क्या कि मेजर वर्क यही करेगा, यही लीडर है। तो यही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है और एटीपी का प्रोडक्शन कराता है, वो आगे देखेंगे। तो बाकी सब जो है उसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। इनका भी रोल है, ऐसा नहीं कि इनका रोल नहीं है, एसेसरी पिगमेंट, लेकिन इनका डायरेक्ट रोल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, इन सारे पिगमेंट से क्लोरोफिल का परसेंटेज 1/4 होता है, यानी 25% सारे पिगमेंट का कंट्रीब्यूट करता है क्लोरोफिल बी। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं कैरोटेनॉइड। ठीक है, अब आ रहे हैं कि ये सारे पिगमेंट के बारे में मालूम कैसे चला। तो हम लोग क्या किए कि मैंगो लीफ, कोई ज़रूरी नहीं है मैंगो लीव्स, किसी भी प्लांट का लीफ लेंगे और उसको सॉल्वेंट में डालकर, जैसे बेंजीन या फिर इथेनॉल या इवन TCA में डाल के क्रश कर देंगे मोटर पेस्टल से। क्रश करने के बाद में इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे, जो हम लोग लेते हैं एक वॉटमैन फिल्टर क्रोमेटोग्राफी। ये वॉटमैन फिल्टर है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं वॉटमैन फिल्टर। ये फिल्टर पेपर, इसको कट करेंगे और इसके नीचे से बेस से 2 सेंटीमीटर अबव पर एक स्पॉट क्रिएट करेंगे यहाँ, और यहीं पर इस क्रश्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मैंगो लीफ को स्पॉट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको स्पॉट करेंगे। और ये अब इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर अब इसको स्पॉट करने के बाद में कुछ 3-4 ड्रॉप इस मैंगो लीफ के एक्सट्रैक्ट का जो क्रश किया हुआ है बेंजीन या TCA सॉल्यूशन सॉल्वेंट में रखकर, उसको यहाँ स्पॉट करेंगे कैपिलरी ट्यूब से, और उसके बाद में इसको हम लोग एक जार में रख देंगे, इनक्लोज जार। तो इनक्लोज जार तो बाद में करेंगे, पहले इसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे, और वो सॉल्वेंट होगा बेंजीन, इथेनॉल और वाटर का मिक्स या पेट्रोलियम ईथर का, और इसको इनक्लोज कर देंगे ताकि ये एवोपरेट ना करे। अब ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा, और जब सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें जो पिगमेंट है, इस मिक्सचर ऑफ इस क्लोरोफिल, ये जो एक्सट्रैक्ट है उसमें बहुत सारे पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल A B C D या फिर ज़ैंथोफिल, वो सब अपने मॉलिकुलर वेट के बेसिस पर सेपरेट होते जाएंगे। और अब इनको आइसोलेट करके हम लोग स्टडी करेंगे, आइसोलेटेड एंड स्टडी। तो इसी तरीके से सारा पिगमेंट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। होप सो यहाँ तक समझा। इस पूरे मेथड को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पर 2-3 चीज़ों को समझना है कि जो सबसे पहला यहाँ पर जो क्लोरोफिल A है, जिसको हम लोग प्राइमरी पिगमेंट बोल रहे हैं, इसका कलर क्या होता है। तो मैंने विगप्योर लिखा। देखिए विगप्योर में जो ब्लू ग्रीन रीजन है, ये वाला, इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। उसके बाद होगा क्लोरोफिल B, तो उसमें होगा इसका कलर, उसके बाद वाला येलो ग्रीन। और क्लोरोफिल C नहीं, उसके बाद में यहाँ पर आएंगे ये दोनों के बाद में कैरोटीन, जिसका कलर होगा येलो टू ऑरेंज, येलो ऑरेंज। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा ज़ैंथोफिल, जिसका कलर होगा येलो। ये कलर को थोड़ा याद रखना है।
ठीक है। अब आ रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी सी डी कुछ भी हो, क्लोरोफिल की बात कर रहा हूँ, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड की नहीं। तो इनमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड होता है, हेड को हम लोग यहाँ पर फेंटेनाइल नहीं, यहाँ पर पोरफायरिन रिंग कहते हैं, और टेल को क्या कहते हैं, फाइटोल टेल। इसका शेप कैसा होता है, टेडपोल लार्वा। तो ये पूछता है कि इसका शेप कैसा है, टेडपोल लार्वा की तरह, जिसमें ये इसका हेड ग्रुप है और यहाँ पर ये टेल है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया हेड और ये पोर्शन हो गया टेल। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हेड के बारे में समझें। हेड जो है इसको मैग्नीशियम यहाँ पर सेंटर में रहेगा और मैग्नीशियम अटैच होता है, मैग्नीशियम मेटल लोकेटेड सेंट्रली। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम इज अटैच्ड टू 4 पोरफायरिन रिंग, इसीलिए पोरफायरिन रिंग। अब ये पोरफायरिन रिंग बिल्कुल सिमिलर टू हीमोग्लोबिन है, या फिर साइटोक्रोम। देखिए हीमोग्लोबिन में भी आयरन यहाँ सेंटर में रहता है और वो 4 पोरफायरिन रिंग से अटैच होता है। सेम वे मैग्नीशियम भी पोरफायरिन रिंग 1, पोरफायरिन रिंग 2, पोरफायरिन रिंग 3 और पोरफायरिन रिंग 4 से अटैच है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इसका समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर है, ये एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस पे, मैग्नीशियम सेंटर पे और उसके साथ में 4 पोरफायरिन रिंग अटैच है। PR1 मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, PR2, PR3 और PR4। और इस जगह से 4 वाले से यहाँ पर अटैच है फाइटोल टेल। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। ओके। अब यहाँ पर एक और मेजर डिफरेंस समझना है कि पोरफायरिन रिंग और पोरफायरिन 2, खासकर 2 में, सेकंड यहाँ पर 2 में कार्बन नंबर 3 पर R ग्रुप होता है। R इज ए जनरल स्ट्रक्चर या जनरल फंक्शनल ग्रुप। अगर R को मिथाइल से अटैच कराते हैं, C3 पर मिथाइल अटैच हो तो ये क्लोरोफिल ए हो जाता है, और अगर R यहाँ पर मिथाइल को रिप्लेस करके अल्डिहाइड लगाएं तो ये क्लोरोफिल बी होता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस पूछता है। क्लोरोफिल ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट C3 पोजीशन पे, जहाँ पर मिथाइल अटैच है तो क्लोरोफिल ए होगा प्राइमरी पिगमेंट, और अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो एसेसरी पिगमेंट है। अब आ रहे हैं पोरफायरिन रिंग 4 से अटैच कौन है, अटैच है टेल। इस टेल को क्या बोलते हैं, फाइटोल टेल। फाइटोल टेल है क्या, ये कार्बन नंबर 20 कार्बन का लंबा एक चेन है, लॉन्ग चेन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक कार्बन। ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन C20 का बना होता है, जैसे CH3, CH2, इस तरीके से ये लंबा चेन रहेगा। ठीक है। अब आ रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या है। लाइट तो हार्वेस्ट करता है, तो हेड जो रहता है वो लाइट हार्वेस्टिंग करता है, लाइट हार्वेस्टिंग को पहला फंक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन को रीअरेंजमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग रीअरेंज्ड, क्योंकि देख रहे हैं आप बीच में अरेंजमेंट, बीच में मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम मेटल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पीछे से मिला तो ये एक्साइट कराएगा सेंटर से, और ये रीअरेंज कराता है पोरफायरिन रिंग से। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्साइटमेंट या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हेड।
और ये एसोसिएटेड कहाँ होते हैं, एसोसिएटेड टू मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, या फिर हम लोग कह सकते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन क्या है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें जो यहाँ सेंटर में ये जो सर्कुलर देख रहे हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो इसी के सरफेस पर ये पूरा का पूरा एसोसिएशन होगा, और इस सबको मिला के क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, तो ये तो हो गया हेड का। अब आते हैं टेल का रोल। टेल यहाँ पर जो लॉन्ग एलिफेटिक टेल है, एलिफेटिक टेल, वो हैंडल की तरह काम करता है। हैंडल, हैंडल जैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये जो हैंडल लगा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि इसको, इस पूरे हेड को कहाँ पर लगाना है। क्योंकि ये जो एलिफेटिक कार्बन है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और सेल मेम्ब्रेन या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इज आल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, क्योंकि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बना हुआ लिपिड से, तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। तो सपोज अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसको मैग्नीफाई करके ऐसे दिखाऊं, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का बाइलेयर, ठीक है, बाइलेयर स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो हैंडल है, ये इसके साथ पेनिट्रेट कर जाता है, ताकि जो हेड हो, ये हेड इसके सरफेस पर आकर एसोसिएट हो जाए। तो हेड सब इसके सरफेस पे आके अटैच होगा, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, प्लेनर है। और टेल इसको पेनिट्रेट करा देता है कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पिगमेंट फिक्स हो जाता है, पिगमेंट फिक्स हो जाता है, फिक्स्ड ऑन सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब उसका काम क्या है, सनलाइट को हार्वेस्ट करना, सनलाइट को हार्वेस्ट करेगा। होप सो ये क्लियर है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग प्राइमरी, इसका हैंडल का समझ लिया रोल, हेड का रोल समझ लिया, और प्राइमरी पिगमेंट क्या होता है ये भी समझ लिया, क्लोरोफिल। बाकी एसेसरीज का रोल हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, जो कि क्लोरोफिल ए को छोड़कर सारे हैं, जैसे क्लोरोफिल बी से लेकर क्लोरोफिल डी और ई तक, उसके बाद ज़ैंथोफिल एंड क्रोटोनॉइड, ये सब एसेसरी पिगमेंट का रोल दो है। एक तो इनको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्राइमरी पिगमेंट को, प्रोटेक्ट प्राइमरी पिगमेंट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज हो गया तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा और इसका बर्न आउट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि सपोज़ यहाँ पर अगर ये प्राइमरी पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, तो इसके चारों तरफ में ये क्या करते हैं, एसेसरी पिगमेंट इनको कवर कर लेते हैं, ताकि अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए क्लोरोफिल ए पर, तो वो अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे नियर वाले पर, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाए क्लोरोफिल ए। क्योंकि क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है और उसका नंबर एक ही है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्रुप का लीडर है, तो वो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सेकेंड है फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन भी इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि जब सनलाइट पड़ेगा तो इसके पास बहुत एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल ए को बर्न आउट कर देगा, तो एवॉइड करता है, एवॉइडेड बाय एसेसरी पिगमेंट। तो फोटो ऑक्सीडेशन इज अवॉइडेड, फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, शील्डिंग इफेक्ट, फोटो ऑक्सीडेशन। और थर्ड क्या है एसेसरी पिगमेंट का काम, कि एसेसरी पिगमेंट दे हार्वेस्ट एनर्जी, दे हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड पास टू क्लोरोफिल ए। ये क्या करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड,
येलो, सारे वेवलेंथ को ये क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करके ये किसको पास करते हैं, क्लोरोफिल ए। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर सेंटर में क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे एसेसरीज पिगमेंट हैं, तो जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो ये क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे, और ये हार्वेस्ट करने के बाद में सेंटर को पहुंचा देंगे, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सकते, तो एनर्जी को थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट करके क्लोरोफिल ए के पास पहुंचा दिया। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लोगों ने पिगमेंट भी कंप्लीट कर लिया। अब आएंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम में। तो स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जो हम लोगों ने डिफरेंट पिगमेंट को आइसोलेट कर लिया, उसको अब डिफरेंट वेवलेंथ यानी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक का पास करेंगे, और ये देखेंगे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पर होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज बेसिकली, एक्स एक्सिस पे यहाँ प्लॉट करेंगे हम लोग लैम्डा वैल्यू, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ लाइट, और वाई एक्सिस पर हम लोग प्लॉट करेंगे परसेंटेज एब्जॉर्प्शन। ये हम लोग करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में आपको नहीं समझ। यहाँ पर डिफरेंट पिगमेंट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट। यहाँ से हम लोग 400 से देंगे, 400, 450, 500, 550, 600, 650 और 700, इसी तरीके से 400 to 700 जाएंगे। Absorption spectrum is basically the specific wavelength at which different pigment shows या cause या shows maximum absorption of वेवलेंथ। तो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ है एट विच डिफरेंट पिगमेंट कॉज और शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो इस पर हम लोग डिफरेंट पिगमेंट जो हम लोगों ने आइसोलेट किया, उस पर ये कौन सा स्पेसिफिक वेवलेंथ पर वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करेगा, अगर उसकी स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले समझे कि क्लोरोफिल ए के बारे में। तो क्लोरोफिल ए अराउंड 450 पर यहाँ पर एक पिक देगा, और उसके बाद में ये एक देगा 600 के अराउंड में, 650 के अराउंड में। तो पहला पिक ये होगा जो क्लोरोफिल ए का होगा। उसके बाद में सेपरेट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्लोरोफिल बी लेंगे, तो क्लोरोफिल बी का बेसिकली थोड़ा सा स्पेक्ट्रम इस तरीके से शिफ्ट होगा, और ये फिर से इस तरीके से होगा। तो ये क्या है, क्लोरोफिल बी का। और इसके बाद में हम लोग कंबाइन कैरोटीनॉइड का देखेंगे, जो कि ज़ैंथोफिल और कैरेटीन का है, जो पिक समवेयर इसके बीच में शो करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लोरोफिल ए का पिक कहाँ आ रहा है, 450 के अराउंड, 450 to 460 के अराउंड, और ये आ रहा है 680 to 700 के अराउंड यहाँ पर। उसके बाद क्लोरोफिल बी का पिक है अराउंड 500 के अराउंड, और जो कैरोटीनॉइड है, जो जिसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों मिक्स हैं, वो अराउंड यहाँ पर 570 के अराउंड आ रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन पिक कहलाता है। एब्जॉर्प्शन पिक क्या है, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ एट ए स्पेसिफिक लैम्डा वैल्यू ऑफ लाइट। तो उसको चेक करते हैं। अच्छा, अब आ रहे हैं, अभी तक हम लोग को कुछ सिग्निफिकेंट मालूम नहीं चला, अब हम लोग को मालूम करना है एक्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा हम लोग को पढ़ना है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम होता है कि द स्पेसिफिक वेवलेंथ एट विच पिगमेंट shows maximum rate of photosynthesis, डिफरेंट पिगमेंट को हम लोग लेंगे और 400 to 700 लैम्डा वैल्यू देंगे, और इस बार चेक करेंगे हम लोग कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पर है। ये
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस में हम लोग लैम्डा वैल्यू को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे इस बार हम लोग देखेंगे परसेंटेज या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको चेक करेंगे और इस तरफ में वाई एक्सिस में लैम्डा वैल्यू। यहाँ पर 400 होगा, 450 होगा, 500 होगा, 550 होगा, 600 होगा, 650 होगा और 700 होगा। तो अगर क्लोरोफिल ए लेते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा स्पेसिफिक वेवलेंथ है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। तो इस तरफ हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पर हम लोग फोटोसिंथेसिस को चेक करेंगे। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम शो करता है 480 के अराउंड में और उसके बाद फिर कब होगा, फिर उसके बाद 700 के अराउंड में होगा। इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा। ये क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन मेजरमेंट। जैसे यहाँ पर CO2 और H2O फिक्स होगा तो क्या बनेगा C6H12O6 एंड O2। अब या तो ग्लूकोज को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर करना है, या तो ग्लूकोज को मेजर कीजिए या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन को मेजर कीजिए या ग्लूकोज का प्रोडक्शन। तो यहाँ हम लोग को सबसे ईजी क्या है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन को मेजर कर ले। ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन दिखा रहा है कि मैक्सिमम शो कर रहा है अराउंड 480 के अराउंड में और उसके बाद मैक्सिमम शो कर रहा है ये अराउंड 700 और 680 के अराउंड में। तो ये दो पर मैक्सिमम पिक शो करेगा। तो जब ये दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जब हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा वो पिगमेंट है जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा या मैक्सिमम करता है। मतलब अगर दोनों का पिक, इसका पिक जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम जिस वेवलेंथ पर और वहीं पर स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन भी शो कर रहा है जो भी पिगमेंट, इसका मतलब है कि वो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस एक्टिवली कैरी कर रहा है। 700, 680 और 450 और 80 के अराउंड में क्लोरोफिल ए मैक्सिमम पिक शो कर रहे हैं, देख रहे हैं रेड कलर वाला। और इसी जगह पर जब हम लोग सुपर इम्पोज करें इस एक्शन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसके ऊपर से यहाँ और यहाँ, इसका मतलब है कि ये है O2 प्रोडक्शन, यानी ये दिखा रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम का। तो यहाँ पर मैक्सिमम पिक, यहाँ पर मैक्सिमम पिक और वहीं पर क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम पिक है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए इज दैट पर्टिकुलर पिगमेंट विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस और दैट्स वाई क्लोरोफिल ए act as primary pigment for photosynthesis। होप सो ये समझा। बस सिंपल मेजर कर लेना कि जहाँ ऑक्सीजन का पिक मैक्सिमम है वहाँ उसी जगह पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन सा पिगमेंट शो कर रहा है। जो भी पिगमेंट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर शो करेगा वही प्राइमरी पिगमेंट होगा। तो इस केस में क्लोरोफिल ए है। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी समझ लिया। अब हम लोग एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है यहाँ पर लाइट रिएक्शन, RXN रिएक्शन है, और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है कि सम रिएक्शन इज अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है, स्ट्रिक्ट कंडीशन है लाइट, लाइट इज मस्ट, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। और इस लाइट रिएक्शन में लाइट सनलाइट को हार्वेस्ट करते हैं और उससे एनर्जी लेकर ATP प्लस NADPH बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, NADPH लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है, PH है NADPH और ATP। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं NADPH को रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल, रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल, और ये डायरेक्टली एनर्जी करेंसी है। तो ये दोनों मिलकर अब क्या करेंगे
ये डार्क रिएक्शन को कैरी करेंगे। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन में सबसे पहले तो ये समझें कि ये इनडिपेंडेंट टू लाइट है। ऐसा नहीं समझना है कि ये डार्क में होगा। तो डार्क रिएक्शन लिखे क्यों है? ये मिथ है। ये एक तरह से ऐसा है, जस्ट लाइट रिएक्शन से सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने डार्क रिएक्शन लिख दिया। लाइट रिएक्शन को स्ट्रिक्ट कंडीशन चाहिए, लेकिन डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होता है। यानी आप इसको सिर्फ NADPH और ATP देते रहिए, तो ये क्या करेगा? CO2 को फिक्स करेगा H प्लस के साथ में। NADPH से H आएगा, H और ATP से भी आएगा, और H2 को भी ब्रेक डाउन करके यहाँ पर H जो आएंगे फ्री फॉर्म में, वो क्या करेगा? इसको C6H12O6 ग्लूकोज में बनाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन। तो कार्बन फिक्सेशन का सिंपल मतलब है CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, या कार्बन को इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में फिक्स करना, उसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। तो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बन रहा है और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन कैरी किया जाएगा, जो कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं लाइट रिएक्शन कैसे होता है और ATP कैसे बनेगा, ये सब समझेंगे। तो लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट में हो रहा है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो से बना होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो दो कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइट हार्वेस्टिंग, इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है, इसको समझते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। और फोटो सिस्टम सेकेंड लेटर ऑन में, फर्स्ट के बाद सेकेंड हुआ तो उसको सेकेंड बोल दिया। ये बना होता है एक प्राइमरी पिगमेंट से, जो कि डेफिनेटली क्लोरोफिल ए होगा, और उसके बाद बना होता है लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन से और लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट से, जिनको मिलाकर हम लोग एंटीना बोलते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे एक एंटीना है, यहाँ पर एक प्राइमरी पिगमेंट होगा। तो प्राइमरी पिगमेंट यहाँ पर है क्लोरोफिल ए, और यहाँ पर ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है, और उसके नीचे की तरफ में यहाँ पर एसेसरी पिगमेंट्स हैं, इसको बोलते हैं एसेसरीज पिगमेंट। और इसमें लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स आएंगे और कुछ प्रोटीन्स भी आएगा। तो ये वाला सब क्या है? एंटीना। एंटीना में प्रोटीन भी आएंगे और पिगमेंट भी आएंगे लाइट हार्वेस्टिंग, जिसमें क्लोरोफिल बी, सी और उसका ज़ैंथोफिल और उसका कैरोटीन, ये सब आएंगे। अब आते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर। फोटो सिस्टम सेकेंड क्या है? ये भी बना होता है यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड एक लाइट प्राइमरी पिगमेंट। ठीक है, प्राइमरी पिगमेंट फिर से क्लोरोफिल ए होगा, और यहाँ पर भी लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन होंगे और लाइट हार्वेस्टिंग यहाँ पर पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा। सिमिलर टू जस्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरह ये भी होगा। तो ये भी एंटीना में है। यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए है, और उसके बाद में ये पिगमेंट्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स और कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, तो दोनों तो एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हो गया फोटो सिस्टम सेकेंड। तो दोनों में अब डिफरेंस समझना है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्लोरोफिल जो ए है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, जो क्लोरोफिल ए है प्राइमरी पिगमेंट, वो 700 लैम्डा वैल्यू को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए 700। और यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड में जो क्लोरोफिल ए है वो है 680 नैनोमीटर को, लो लैम्डा वैल्यू को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड में सिर्फ एक डिफरेंस, जो क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है वो दो तरीके के हो सकते हैं। अगर 700 का हुआ तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ए 680 का हुआ तो फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, बस। तो ये करेंगे क्या? ये लाइट को हार्वेस्ट करेंगे, इसलिए इनका नाम पड़ गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और लाइट को हार्वेस्ट करके क्या करेंगे? ये लाइट एनर्जी जो हार्वेस्ट करके एनर्जी है वो क्लोरोफिल ए को देंगे, चाहे वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में हो चाहे वो फोटो सिस्टम सेकेंड में हो। ये दोनों सब एसेसरी पिगमेंट लाइट हार्वेस्ट करेंगे और अपने
प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को लाइट एनर्जी पास करेंगे। ठीक है, अब आ रहे हैं कि यहाँ पर इस लाइट रिएक्शन में पिगमेंट तो समझ में आ गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब लाइट रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो देखिए, यहाँ पर जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या है डिफरेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जहाँ से निकला सोर्स से वहीं पर वापस आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, दो प्रोसेस कपल्ड है, एक है साइक्लिक, तो साइक्लिक तो आ गया रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वहीं वापस आ गया। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि जहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज किया जाए, एटीपी सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटो का मतलब हो गया लाइट और फॉस्फोरिलेशन का मतलब हो गया एडीपी का फॉस्फोरिलेशन विद पीआई टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ सोर्स से वो लीनियर पाथवे में जाएगा और वो वापस नहीं आएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस कभी भी अपने ओरिजिन पर नहीं आएगा, इसलिए नॉन साइक्लिक, लीनियर पाथवे में जाएंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम लोग इसका थोड़ा सा समझें कि ये यहाँ पर ATP प्लस NADPH दोनों फॉर्म करेगा पहला। यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड प्लस फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिस पाथवे में फ्लो करता है उसको बोलते हैं जेड स्कीम। यहाँ पर H2O का फोटोलाइसिस होता है जिसको बोलते हैं वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से H2O ब्रेक करके H प्लस प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसका लोकेशन जो है, लोकेशन ये ग्रेनम लैमेला है, ग्रेनम लैमेला। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझा हम लोगों ने नॉन साइक्लिक के बारे में। तो अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को थोड़ा सा देखते हैं कैसे हो रहा है। नॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन में पहला आएगा फोटो सिस्टम सेकेंड, और फोटो सिस्टम सेकेंड में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, क्लोरोफिल ए होगा, वो होगा 680, और इसके साथ में एसेसरीज पिगमेंट लगे होंगे। ये एसेसरीज पिगमेंट है, ठीक है, ये एसेसरीज पिगमेंट है। अब यहाँ पर इसको सनलाइट फॉल किया, सनलाइट, और सनलाइट फॉल करने के बाद में इसने एनर्जी अपना प्राइमरी वाले को पहुँचाया, एसेसरी पिगमेंट्स, जिसकी वजह से ये इसके पास 680 के पास एनर्जी आ गया। तो ये क्या करेगा, ये वाटर को ब्रेक डाउन करेगा 4H प्लस प्लस O2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा कि ऊपर की तरफ एक्साइट करा देगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और ये क्या किया, इस क्लोरोफिल ए ने इसको एक्साइट करा दिया ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ये जो एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो यहाँ पर पहला होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है Q। ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी सनलाइट से आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ में डाउन हिल में जाएंगे, तो इससे सबसे पहला कौन एक्सेप्टर होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Q के बाद में प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद साइटोक्रोम, उसके बाद
प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, ये हो गया डाउन हिल। और डाउन हिल में जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज्ड। तो ये सब एनर्जी रिलीज करेंगे जैसे जैसे डाउन हिल में आ रहे हैं। अब प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट को दे देगा। यहीं पर बगल में क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर होगा, फर्स्ट यहाँ पर सेकंड था, इसके बाद फर्स्ट। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन इस बार ये 700 वाला होगा। और उसके साथ में यहाँ पर एसेसरीज पिगमेंट लगे होंगे, ये सब एसेसरीज पिगमेंट है। यहाँ पर भी सनलाइट फॉल कर रहा है, सनलाइट फॉल कर रहा है, तो सब एनर्जी को चैनलाइज किया क्लोरोफिल ए 700 को। अब पीछे से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन को फिर से एक्साइट कर दिया, ऊपर की तरफ उछाल दिया। इस बार प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो यहाँ पर एक्स है, यस, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्स, किसमें, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। और फिर वो किसको पास करेगा नेक्स्ट में, फेरोडॉक्सिन को, फेरोडॉक्सिन। तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, अब ये डाउनहिल में आ रहा है और ये अपहिल है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर दिया। तो अब फेरोडॉक्सिन नीचे आएगा, तो अब ये फाइनल किसको देगा, NADP प्लस को, प्लस H प्लस को। तो ये प्रोटॉन रिच है, ये क्या है, प्रोटॉन। अब पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये दोनों कंबाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल NADPH बना देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया कम्प्लीटली, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में जाकर न्यूट्रलाइज हो गया। तो NADPH बनाने में इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया। अब वो वापस से नहीं जा सकता, ख़त्म हो गया, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन इस NADPH बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं NADPH रिडक्टेज। तो याद रखना है कि NADPH रिडक्टेज भी फोटो सिस्टम सेकेंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर NADPH भी बन रहा है, ये मैंने लिख ही दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर एंजाइम होगा NADPH रिडक्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर समझना था इसके बारे में। अच्छा, बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाउनफॉल हो जा रहा है तो यहाँ से फिर से एनर्जी रिलीज़ होगा, एनर्जी रिलीज्ड। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आया तो ये भी एनर्जी, खैर जब भी नीचे की तरफ आएगा यहाँ भी एनर्जी रिलीज्ड। तो ये एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ATP, ये सब, ये एनर्जी जितने भी हैं ये सब मिलकर अब क्या करेंगे, ADP प्लस PI को क्या बनाएंगे, ATP का सिंथेसिस करेंगे। जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के डाउनफॉल मूवमेंट की वजह से, उसकी वजह से ATP बनेगा। NADPH तो यहाँ ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आ रहे हैं हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होगा, सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में वापस आ जाएगा और यहाँ पर नो फोटोलाइसिस और ऑक्सीजन प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है और यहाँ पर एक पिगमेंट है क्लोरोफिल A जो कि 700 का है, और उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे एसेसरीज पिगमेंट लगे हुए हैं। और जैसे ही अब सनलाइट फॉल किया इसके ऊपर, सनलाइट, तो अब ये फिर से एनर्जी को चैनलाइज करेगा, इसको देगा, जस्ट लाइक पहले भी ऐसे ही कर रहा था। अब अगर इसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिला, सिंगल है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको एक्साइट कराएगा और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर X होगा और वो अब यहाँ पर फेरोडॉक्सिन को देगा। फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज को ना देकर अब ट्रैक चेंज करेगा, पाथवे चेंज करेगा और ये देगा प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम को देगा, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन को देंगे और ये फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा ग्राउंड स्टेट में।
तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फ्लो हो रहा है और ये भी डाउन हिल में जा रहा है, ये भी डाउन हिल में है, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर फिर से प्रोड्यूस होगा, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। और ये एनर्जी रिलीज होने की वजह से अब यहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा और ADP प्लस PI कंबाइन करके फॉर्म करेगा ATP। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। यहाँ पर सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है और यही इलेक्ट्रॉन बार बार घूमकर वापस आएगा और ये पाथवे चलता रहेगा और ATP का प्रोडक्शन होता रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है। ओके, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये लोकेशन नहीं बताया। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है स्ट्रोमल लैमेला में, स्ट्रोमल लैमेला में, ठीक है। तो ये लोकेशन याद रखना है। चलिए, यहाँ पर ये भी हो गया साइक्लिक नॉन साइक्लिक। तो दोनों प्रोसेस से यहाँ समझ लिया कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ATP बन रहा है और NADPH बन रहा है। अब यहाँ पर एक पढ़ना आपको केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी जो पीटर मिशेल ने दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज में मिला। इन्होंने बताया कि अच्छा, अभी हम लोगों ने ये समझा कि ATP का प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी रिलीज होने की वजह से, लेकिन अब ये समझना है कि ये एनर्जी कैसे ATP का प्रोडक्शन करता है। ये किन्होंने बताया, ये पीटर मिशेल ने बताया। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग बोलते हैं केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, और उसके अकॉर्डिंग अगर केमिकल मॉलिक्यूल विच इज़ प्रोटोन हेयर, उसका प्रोटोन का ग्रेडियंट बनाते हैं तो ये ग्रेडियंट ATP का प्रोडक्शन करा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी। केमियो ऑस्मोटिक मतलब कि H+ मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करे और ग्रेडियंट क्रिएट करे तो उसके जब वो वापस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में पहले भेजा जाएगा, पहले क्या भेजा जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में, जिसकी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और फिर वही प्रोटोन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा, तब ये ATP का प्रोडक्शन करेगा। देखते हैं, जैसे ये होगा कहाँ, ये होगा क्लोरोप्लास्ट में। तो इसको समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट, सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है, और यहाँ पर ये ल्यूमेन है। सपोज मैं ल्यूमेन 1 दिखा रहा हूँ, ल्यूमेन मल्टीपल होगा इस तरीके से, ल्यूमेन सॉरी थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, ये ग्रेनम है। तो सब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आपस में एसोसिएट करके ग्रेनम बनाए, और बीच में इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो जैसे जैसे H+ यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी जो रिलीज़ हो रहा है, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुआ, ये एनर्जी छोटे छोटे पॉकेट में एनर्जी रिलीज़ किया, तो इसको कैप्चर किया जाएगा, अदरवाइज ये वेस्ट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया इस तरीके से, जेड स्कीम से आके यहाँ ख़त्म हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फ्लो कर रहा है एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, अब इस एनर्जी को कैप्चर करना है, अदरवाइज़ ये वेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि H+ को स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर भेज दिया जाता है विथ दिस टाइप ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फ्लो डाउन हिल द साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में फ्लो कर रहा है, उस एनर्जी को यूज़ करके इस प्रोटॉन को एक प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर लगे होंगे, तो ये अंदर चला गया H+। क्यों प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, क्योंकि H+ पोलर मॉलिक्यूल है और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन नॉन पोलर है, मेम्ब्रेन हमेशा नॉन पोलर होता है लिपिड की वजह से, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टर चाहिए। अब ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये मूवमेंट याद रखना है, अंदर की तरफ ज़्यादा है H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर की तरफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है। जैसे यहाँ 10 है और अंदर की तरफ 100 है, फिर भी H+ को ज़बरदस्ती अंदर भेजा जाएगा, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी आएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अब यहाँ पर और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर दिया जाएगा, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ H+। तो इसी तरीके से फोर्सफुली करें तो यहाँ पर डिक्रीज़ होगा, ये हो सकता है 5 हो जाए, फिर 1 हो जाए, और ये फिर 500 हो जाए, और ये 1000 हो जाए, इस तरीके से। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 1000 अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 1, यानी 1000 वोल्ट। होप सो ये समझा डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में, ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा,
स्ट्रोमा में H+ कम है, ल्यूमेन में H+ ज़्यादा है। अब कुछ टाइम के बाद में अब ये H+ अंदर से बाहर आना चाहेगा, लेकिन इस बार जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर ये पास करेगा F0F1 कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है F0F1, ये इसका पूरा नाम है CF0CF1, क्लोरोप्लास्ट F0F1 ऑक्सीजोम, या कह सकते हैं इसको F1 पार्टिकल्स या ATP सिंथेस। F0F1 2 सब यूनिट का है, इसका पूरा नाम है ATP सिंथेस। ठीक है। अब जब प्रोटॉन यहाँ से इधर से बाहर जाएगा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है, तो ये प्रोटॉन फॉल करेगा, तब ये रोटेट करेगा CH0। जैसे इसको मैं इधर दिखाऊं यहाँ पर कि जैसे सपोज ये F0 है, ये F1 है, और ये वाला एसोसिएट है यहाँ पर, ये ल्यूमेन से एसोसिएटेड है, सॉरी ल्यूमेन यहाँ अंदर की तरफ होगा, ये ल्यूमेन है। ठीक है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाए तो अब ये H+ इसके थ्रू आएगा। जब ये बाहर की तरफ डाउन द हिल, यहाँ पर अंदर की तरफ में 1000 है और H+ बाहर की तरफ में 1 है, तो ये डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा, और जब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट क्या है ADP+PI, और प्रोडक्ट क्या है ATP। तो यहाँ पर ATP का सिंथेसिस करेगा, गेट सिंथेसाइज्ड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, जो पीटर मिशेल ने दिया है। जस्ट आपको ग्रेडियंट क्रिएट करना है। ठीक है। तो ग्रेडियंट कहाँ ज़्यादा करना है, ल्यूमेन के अंदर, कम कहाँ करना है, स्ट्रोमा के अंदर। ऑटोमेटिकली H+ जब बाहर की तरफ जाएगा डाउन हिल द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो F0F1 पार्टिकल्स के थ्रू जाएगा, प्रोटीन के थ्रू जाएगा, जिसकी वजह से ATP का सिंथेसिस होगा। तो अब यहाँ पर समझ रहे हैं कि कितने तरीके से H+ का ग्रेडियंट किया जा सकता है, क्रिएटेड। H+ gradient can be created, gradient can be created, कितने तरीके से, तो देयर आर 3 वे। तो पहला वे जो है वो तो हम लोगों ने देखा, H+ को स्ट्रोमा से कहाँ भेज दीजिए, H+ ल्यूमेन में, तो ये ग्रेडियंट क्रिएट कर देगा, ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है। ये एक तरीका है जो ऑलरेडी डिस्कस किया। दूसरा तरीका है कि कोई ऐसा मेथड हो जिससे H+ का प्रोडक्शन स्टोमा में हो, H+ प्रोडक्शन ल्यूमेन में हो, इन ल्यूमेन, तो उससे H+ का कॉन्सेंट्रेशन, मुझे ल्यूमेन के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं ज़्यादा करना है, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ करना है, स्टोमा में, ये ल्यूमेन है। तो इस H+ का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए ल्यूमेन में, कोई ऐसा मेथड हो, तो मेरे को मालूम है कि H2O, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये 4H+ O2 और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता था, तो यहाँ से H+ बन रहा है, इसका मतलब है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होगा, ल्यूमेन में। वाटर विल टेक प्लेस इन ल्यूमेन। ठीक है, ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड आ रहे हैं कि या तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में कम कर दिया जाए किसी भी तरीके से, एनी मेथड, तो H+ एब्जॉर्ब कर लिया जाए इन स्ट्रोमा, तो इससे भी ग्रेडियंट क्रिएट होगा। कम ही करना है स्ट्रोमा में, इंक्रीज ना हो ल्यूमेन में तो कम कर दो स्ट्रोमा में। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे को मालूम है कि Na++H++ इलेक्ट्रॉन ये मेथड से एब्जॉर्ब हो रहा था, क्या प्रोटॉन NAD+ होगा, ये प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा था NADPH रिडक्टेस एंजाइम्स के थ्रू। NADPH रिडक्टेस कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर फेस ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। तो स्ट्रोमा से ये क्या करेगा, स्ट्रोमा से ल्यूमेन H+ ले लेगा,
will take place H plus from स्ट्रोमा। ठीक है, ये समझ में आया तीसरा मेथड। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इन तीनों मेथड की वजह से ही H प्लस का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ और एटीपी का सिंथेसिस हुआ। यहाँ पर ख़त्म हुआ आपका लाइट रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन जहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम लोग क्या बात करेंगे, कार्बन का फिक्सेशन। तो ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन, इसका मतलब है CO2 इज फिक्स्ड इनटू ग्लूकोज फॉर्मेशन, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ ATP प्लस NADPH, ये ऑलरेडी कहाँ से बनेगा, लाइट रिएक्शन से। तो ये होगा डार्क रिएक्शन, कार्बन का फिक्सेशन। यहाँ पे 3 साइकिल पढ़ना है। पहला C3 या कैल्विन साइकिल, दूसरा हम लोग को पढ़ना है C2 साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल जिसको हैचन सेलेक्ट साइकिल भी बोलते हैं, और पांचवा पढ़ेंगे कैम्प साइकिल या कैम्प प्लांट। ये 4 हम लोग को यहाँ समझना है साइकिल में, जो डार्क रिएक्शन में। सबसे पहले हम लोग कैल्विन साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल मेल्विन कैल्विन ने दिया था, और दिस इज ओनली द वे टू फॉर्म ग्लूकोज। कोई भी प्लांट ग्लूकोज बनाता है तो उसको कैल्विन साइकिल ऑपरेट करना ही होगा। यहाँ पर ये रिएक्शन 3 पाथवे में या 3 पार्ट में होता है। यहाँ पर पहला प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पर CO2 जो एटमॉस्फेयर का है वो RUBP राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। तो रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या, राइबोलोज, जैसे इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इसी तरीके से इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, और उस एंजाइम के साथ में क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस, दोनों प्रॉपर्टी है। तो सबस्ट्रेट का नाम लिखेंगे राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, लास्ट में लगाएंगे C फॉर कार्बोक्सिलेज और फॉर ऑक्सीजनेस। तो रूबिस्को यहाँ जो एंजाइम है, ये एंजाइम 2 प्रॉपर्टी शो करता है। एक प्रॉपर्टी शो करता है कार्बोक्सिलेशन, और एक प्रॉपर्टी शो करता है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना, कार्बोक्सिलेशन के साथ मतलब है CO2 के साथ बाइंड करना। नॉर्मली ये चाहता है CO2 के साथ बाइंड करना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। रूबिस्को बाइंड्स मोस्ट विथ हाई एफिनिटी विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजनेस के साथ भी बाइंड करेगा, लेकिन तब फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगा, जो हम लोग लेटर में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रूबिस्को का 2 प्रॉपर्टी में से सिर्फ मैं कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यह नाम पहला स्टेप का पड़ा कार्बोक्सिलेशन, यानी एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस RUBP। तो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन का RUBP होता है, ये शुगर है। पहला प्रोडक्ट बनेगा 3PGA के 2 मॉलिक्यूल। 3PGA क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये इसको बोलते हैं 3PGA। ये यहाँ पर ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ टोटल 6 कार्बन। तो इस तरफ सबस्ट्रेट भी 5 + 1 6 कार्बन, प्रोडक्ट भी 6 कार्बन। ठीक है, अब ये सेकेंड स्टेप में ये जाएगा रिडक्शन प्रोसेस को। पहला कार्बोक्सिलेशन खत्म हुआ, सेकेंड में ये रिडक्शन प्रोसेस को जाएगा। रिडक्शन प्रोसेस में एक PGA मॉलिक्यूल कन्वर्ट करेगा एक ट्रायोस फॉस्फेट में। ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन। तो दूसरा 3PGA भी कन्वर्ट करेगा
ये ट्रायोस फॉस्फेट में। तो 2 बार ये रिडक्शन प्रोसेस चलेगा। एक बार के लिए एक एटीपी यहाँ इन्वॉल्व होगा, तो 2 बार के लिए 2 एटीपी यहाँ पर इन्वॉल्व होकर 2 एटीपी प्लस 2 पीआई। ये तो 2 एटीपी यहाँ इन्वेस्ट हुआ। और दूसरा क्या, एक बार के लिए एक NADPH, तो 2 बार के लिए 2 NADPH, NAD प्लस प्लस H प्लस, एनर्जी यहाँ पर। तो इस रिडक्शन प्रोसेस में 2 ATP और 2 NADPH इन्वॉल्व हो रहा है, और 2 मॉलिक्यूल 3PJ कन्वर्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायस फॉस्फेट। ट्रायस फॉस्फेट 3 कार्बन का है, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे 6 कार्बन के हो गए। रिडक्शन प्रोसेस खत्म। ट्रायस का मतलब होता है 3। अब समझिए यहाँ पर 3 कार्बन के जो 2 मॉलिक्यूल टोटल 6 कार्बन है, इस 6 कार्बन में से 5 कार्बन को सेपरेट किया गया, 1 कार्बन को सेपरेट किया गया। ट्रायस फॉस्फेट में एक फॉस्फेट है, 2 मॉलिक्यूल आए तो 2 फॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच होगा 5 कार्बन के साथ, और दूसरा फॉस्फेट इस कार्बन के साथ अटैच होगा 1 कार्बन के साथ। और इस 5 कार्बन के जो मॉलिक्यूल है, जो फॉस्फेट है के साथ अटैच है, उसको बना दिया जाएगा RUPP, फिर से रीजनरेट कर जाएगा। तो थर्ड स्टेप को कहते हैं रीजेनरेशन ऑफ RUPP, ताकि ये साइकिल फिर से नेक्स्ट राउंड शुरू हो सके। RUPP CO2 तो एनवायरनमेंट से मिल रहा है, RUPP बार बार चाहिए, तो ये रीजनरेट करवा लिया गया। तो यहाँ पर 5 कार्बन में एक फॉस्फेट है, और यहाँ देखिए राइबोलोज के पास में 2 फॉस्फेट है, एक 1 पर और एक 5th पे। तो यहाँ पर एक और फॉस्फेट आएगा, लेकिन इस बार आएगा वो ATP से। यहाँ ATP इंटर करेगा और ये कन्वर्ट कर जाएगा ADP में, और PI इस के साथ में अटैच हो जाएगा, इसके साथ में अटैच होकर 2 फॉस्फेट वाला 5 कार्बन का शुगर बनाएगा, जिसको बोलेंगे राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ताकि नेक्स्ट राउंड रिएक्शन चलता रहे। तो ये पूरा का पूरा केल्विन साइकिल है। ये 1 राउंड केल्विन साइकिल चला तो कितना ATP यूज़ हुआ इसमें, 2 ATP रिडक्शन में और 1 ATP रीजनरेशन में, 3 ATP। और NADPH कितना हुआ, सिर्फ 2 NADPH लगा रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। और नेट आउटकम क्या है, 1 कार्बन, फॉस्फोरेटेड फॉर्म ऑफ 1 कार्बन, ये नेट आउटपुट है। लेकिन यहाँ ग्लूकोज बनेगा, ये तो मैंने बताया कि ग्लूकोज बनाने के लिए है, ये ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज तो अभी बना नहीं है, तो ग्लूकोज अब बनेगा। यहाँ पर एक राउंड होने के बाद में 1 कार्बन, तो ये फिर दूसरा राउंड चलेगा, दूसरा राउंड, तो फिर से 1 कार्बन का ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ये 1 कार्बन नेट आउटपुट, फिर 3 राउंड, फिर 3 कार्बन, 1 कार्बन और बना। इसी तरीके से टोटल ये 6 राउंड चलेगा केल्विन साइकिल, ताकि ये 6 यहाँ पर क्या करे, कार्बन को रिलीज़ करें, 1 2 3 4 5 6। और अब ये आफ्टर एंड ऑफ 6 कार्बन, जब 6 इंडिविजुअल फॉस्फेटेड फॉर्म ऑफ सिंगल कार्बन एक्युमुलेट कर गए, तो इससे एक ग्लूकोज बना लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज या फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज केल्विन साइकिल कितना राउंड चलेगा, 6 राउंड चाहिए केल्विन साइकिल का। तो एक राउंड के लिए 3 ATP और 2 NADPH इसका रिक्वायरमेंट था, तो 6 राउंड के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18 ATP प्लस 12 NADPH, यानी ये चाहिए फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय केल्विन साइकिल। एंड दिस इज द मेथड टू सिंथेसाइज द ग्लूकोज बाय द केल्विन साइकिल। अब आगे बात करेंगे हम लोग C2 साइकिल के बारे में।